तो गाइस आप लोगों को नोबोलैंड का ये एपिसोड पूरा देखना चाहिए क्योंकि इसमें पता चलेगा कि जिए की न्यू गर्लफ्रेंड और उसकी फ्यूचर वाइफ कौन होने वाली है। इसमें आप लोगों को काफी ज्यादा मजा भी आएगा। तो गाइस जैसा कि हमने नोबोलैंड निगल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जिए यूरेन और उसके दादाजी के साथ में जाना चाहता था, जिसकी वजह से उसके पिताजी उसको मारते हैं और डांटते भी हैं कि अगर तुम एक बार यहाँ से चले गए तो कभी भी दोबारा से वापस लौट कर मत आना। लेकिन जब जिए के पास में यूरेन आ जाती है तो वो उसको अपने दादाजी के पास में ले जाती है, जहाँ पर वो उसको काफी सारी चीजें भी बताते हैं। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि मास्टर टियानजेन अपने किसी पुरानी दोस्त या डिसाइपल के पास में जा रहे थे, जिसने मार्शल आर्ट के साथ साथ संगीत कला में भी महारत हासिल की हुई है। साथ ही साथ वो संगीत के उन सभी रागों को भी जानता है जो किसी भी संगीतकार की एक पहचान होती है। और फिर तभी वहाँ पर मास्टर टियानजेन पहुँच जाते हैं। तो उनको देखकर वो बंदा कहता है कि यहाँ पर तो बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, जब आप मेहमान बनकर आए हो तो आपकी मेहमान नवाजी तो मुझे करनी ही चाहिए। इसीलिए वो मास्टर टियानजेन को एक चाय का कप ऑफर करता है, लेकिन मास्टर टियानजेन उस चाय के कप को फोड़ देते हैं, जिससे कि फिर वो बंदा तुरंत ही वहाँ से अपनी स्वॉर्ड को निकालकर मास्टर टियानजेन के साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन फिर वो दोनों थोड़ी देर बाद शांत होकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। मास्टर टियानजेन कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी तलवार क्या सौंपी, तुम तो मुझसे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। वो बंदा जिसका असली नाम होता है शियन, वो कहता है कि मास्टर टियान, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और मुझे अब ऐसा क्यों लगने लगा है जैसे कि आपके रिलेशन कैनमिंग के साथ में काफी अच्छे हो चुके हैं। मास्टर टियानजेन जियन से कहते हैं कि मैं तुमसे उस आर्मर के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या अभी भी वो टैंग डायनेस्टी में ही है? तो शियन कहता है कि हाँ मास्टर, वो अभी भी वहीं पर है, लेकिन वैसे आप तो खुद ही साउथ तरफ से आ रहे हो, तो क्या आप मेरी तरह बाकी के लोगों से नहीं मिले? तो मास्टर टियानजेन कहते हैं कि वैसे हमारे टियान ग्रुप के काफी सारे मेंबर्स गायब हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं टैंग डायनेस्टी में किस लिए गया था? इसके बारे में किसी को भी ना पता चलने पाए कि मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ और तुम मेरे साथ काम करते हो। शियन कहता है कि जब आप चैंग जी नानहुआई में गायब हो गए थे तो सभी को लगा था कि आपका लौटना नामुमकिन होगा, इसीलिए तो सभी लोग ये समझते हैं कि आप इस दुनिया में ही नहीं हो। मास्टर कहते हैं कि मैं उस तलवार को खोजने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जियन कहता है कि वैसे उसे ढूंढने की केवल एक ही कुंजी है, क्योंकि वो काफी प्राचीन समय की तलवार है, इसीलिए उसके बारे में जनरल शी ही बता सकते थे। मास्टर टियान कहते हैं कि क्या मुझे और कोई सुराग नहीं मिल सकते? तो शियन कहता है कि वैसे इस चीज के बहुत ही कम चांसेस हैं, आपको इसके बारे में केवल नानहुआई के अभिलेखागार में ही पता चलेगा। और वैसे मुझे ये सारी की सारी जानकारी अपने पिताजी से प्राप्त हुई, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ में काम करता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तलवार को खुद से ढूंढूं तो यकीन मानिए इसको करने में मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। तो मास्टर टियान उससे कहते हैं कि वैसे इस बारे में अब मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और तुम्हारा समय देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रात बीत जाने के बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं जिये को, जो कि एक जगह पे बैठे हुए अपनी बुक को पढ़ रहा था। लेकिन तभी उसके पास में यूनियन आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में वक्त बिताने के लिए नहीं आओगे? जिये उससे कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। यूनियन इससे कहते हैं कि अच्छा, मैं तो ऐसी किताब को पहली बार देख रही हूँ जिसको उल्टा करके पढ़ा जाता है। तो फिर जिये तुरंत ही अपनी किताब को सीधी करके देखने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मुझे पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसकी वजह से यूरेन को काफी ज्यादा हंसी भी आ रही थी, क्योंकि जिये ने तो पहले से ही सीधी किताब को पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन अब उसने बिना देखे ही उसको उल्टा कर लिया। जिससे कि अब यूरेन उससे कहती है कि आखिर तुम इतना झिझकते क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है जिसके बारे में तुम मुझे बताना नहीं चाहते? तो फिर जिये गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, क्योंकि मुझे मेरे परिवार ने कभी पढ़ने की इजाजत दी ही नहीं। मेरे पिताजी ने हमेशा ही केवल ची जैंगी पर ही भरोसा किया और वो उसी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। मैं सम्राट फेंग यांग की बुक को खरीद कर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है, तो फिर मैं ऐसा कैसे करूँगा? तो यूरेन उससे कहती है कि तुम अनपढ़ हो तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है, और ना ही इसमें मेरी कोई गलती है, इसीलिए तुम्हें मुझ पर नहीं चिल्लाना चाहिए। तो जिये उससे कहता है कि वैसे मेरा वो मतलब नहीं था और ना ही मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता था। तो यूरेन उससे कहती है कि चलो बैठो, अब मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी, क्योंकि पढ़ना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इसीलिए अब चलो मेरे साथ में बैठकर तुम इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करो। हम इसकी शुरुआत इसके नाम से ही करेंगे। इसके बाद फिर वो यहाँ पर कहानी वाली पुस्तक को पढ़ना शुरू कर देता है। इसमें नेचर के बारे में काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, इसकी वजह से जिये का इंटरेस्ट इसमें और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जब जिये अपनी प्रैक्टिस को कर रहा था तभी इसके पास में वहाँ पर यूरेन आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में मस्ती करने के लिए चलोगे? इसके बाद फिर वो दोनों एक पेड़ के पास में पहुंचकर उसे हिलाकर उसके सारे के सारे फलों को नीचे गिरा देते हैं। फिर तुरंत ही उन सभी को वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि असल में वो पेड़ किसी दूसरे बंदे का था और वो उन्हें गालियां देते हुए कहता है कि अगर दोबारा कभी आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इसके बाद हमें जिये और जी चैंगी को फाइट करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन जी चैंगी अभी भी अपने भाई के सामने नहीं टिक सकता, इसलिए जिये जी चैंगी से कहता है कि तुम्हें अभी भी और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन जी चैंगी तो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? अगर पिताजी को इसके बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। लेकिन तभी वहाँ
वहाँ पर यूरेन एक पतंग के साथ में उड़ते हुए आ जाती है और वो जीए से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में पतंग उड़ाने के लिए चलोगी। लेकिन जी चंगी यूरेन से कहता है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर कभी भी इस तरीके से नहीं आ सकते, और वैसे भी तुम लोग शहर में इस तरीके से साथ साथ कैसे घूम सकते हो। अगर तुम एक लड़का होती तो मैं मान भी लेता, इसीलिए अब यहाँ से दूर हट जाओ। लेकिन जीए उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी को छूने की। जी चंगी उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है दूसरे लोग कभी भी तुम्हें इस चीज के लिए बढ़ावा नहीं देंगे, तुम तो इतने ज्यादा बेशर्म हो कि तुम्हें अभी भी लज्जा नहीं आती। तुम क्या सोचते हो ये फ्यूचर में तुमसे शादी करेगी? यकीन मान मेरे भाई, ये गारंटी के साथ तेरा काट के जाएगी। तो यूरिन गुस्से के साथ में कहती है कि बस अब बहुत हुआ, मैं तुम दोनों की बकवास काफी देर से सुने जा रही हूँ। जीए कहता है कि ये चाहे कैसी भी हो लेकिन मुझे इस पर पूरा भरोसा है, ये कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तो जी चंगी कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए, खुद के परिवार का कोई अता पता नहीं और चले हैं प्यार करने, इसीलिए अब मेरी बात मानो और उसका पीछा करना बंद कर दो। लेकिन ये बातें जीए को बहुत ही ज्यादा हर्ट करती हैं। इसके बाद अब हमें जीए को रात के वक्त में छत पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर चलते हुए उसके पास में यूरिन आ जाती है और मुझसे कहती है कि तुम्हें इस तरीके से मुझसे दूर होने की जरूरत नहीं है। जीए उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। मैंने जब आखिरी बार तुम्हारे दादाजी को देखा था तो वैसे मैं उस वक्त उनसे कहना चाहता था कि मैं तुम्हारे लायक हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये सही नहीं होगा, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि वैसे देखा जाए तो मेरे पास में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं सभी का हीरो बन जाऊँ, जिसको सभी लोग प्यार करें। और वैसे मेरी माँ की मौत एक बहुत ही खतरनाक आफत की वजह से हुई थी, जिसके फिर 2 सालों के बाद मैं यहाँ पर आया। मेरे पिताजी ने मुझे इस तरीके से देखा जैसे कि मैं उनके लिए कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि वास्तव में तो ना तो इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त था और ना ही कोई रिश्तेदार। यूरिन भी उसको बताती है कि मेरे पास में फैमिली के नाम पर कोई भी नहीं है सिवाय मेरे दादाजी के, क्योंकि ऐसे ही एक आपदा की वजह से मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया। इसीलिए वैसे देखा जाए तो हम दोनों एक जैसे ही हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, कि वैसे भी मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी और मेरे साथ रहने की वजह से तुम्हारी सारी कमियां भी दूर हो जाएंगी। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि कल मेरा जन्मदिन है, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या दोगी, और वैसे कोशिश करना कि तुम ज्यादा वक्त मेरे साथ ही बिताओ। ये कहता है कि कल जो टूर्नामेंट होगा राजा विजेता को एक सुनहरा फूल देंगे, इसीलिए मैं गिफ्ट के तौर पर वही तुम्हें दे दूंगा। यूरिन कहती है कि ठीक है, मैं इसे जन्मदिन के साथ साथ शादी का तोहफा भी समझकर रख लूंगी। आज हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम लोग कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। इसके बाद अब वो दोनों ही मास्टर टियानजन के पास में पहुंच जाते हैं। और जीए कहता है कि ये वाला मेरे पिताजी को पसंद नहीं है, यहाँ तक कि मेरी फैमिली में से कोई भी इसको पसंद नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरे असली हीरो मेरे दादाजी का ही भाला है, इसीलिए कल के टूर्नामेंट में यही मुझे जीत हासिल कराएगा, क्योंकि यही मौका है मेरे पास में अपने ग्रैंडफादर जियांग की तरह बनने का। जिसके बाद फिर मास्टर टियानजन यहाँ पर जीए को एक खानदानी रिंग दे देते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ तुम्हारे कंधों पर ही निर्भर है। तो जीए कहता है कि हाँ मास्टर, टूर्नामेंट के होने से पहले मुझे एक और बार प्रैक्टिस करनी होगी। टियानजन कहते हैं कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ में आओ। वो दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें उसी सिटी में एक और फैमिली के लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है यूयन, और वो अपनी प्रैक्टिस को कर रहा था। और फिर तभी वहाँ पर उसके फादर वैली जिंगहोंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा, मुझे यकीन है कि तुम जरूर से फर्स्ट रैंक पर ही आओगे। तो यूयन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी हमारी सिटी में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। तभी वहाँ पर शू शुनकिंग वैली से कहती है कि यूयन अभी एक बच्चा है, आपको इस पर इतना ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। तो फिर यूयन कहता है कि ये बात आप लोगों को पहले सोचनी चाहिए थी, जब ये फैमिली को विरासत में काफी कुछ दे दिया गया। साथ ही वो सुनकिंग से कहता है कि तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। सम्राट वैली उससे कहते हैं कि तुम ये किस तरीके से बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी जबान को थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए। इसके बाद हमें अगले ही सीन में डोंगलू में आते हुए एक जहाज को दिखाया जाता है। इस पर असल में आ रहा था असूले टाइगर खान के साथ में। एक बंदा असूले से कहता है कि ये डोंगलू के लोग हर चीज में काफी अच्छे तरीके से निपुण हैं। अभी असूले को पता चलता है कि यहाँ पर तो एक कंपटीशन होने वाला है, जिसमें बाकी के राज्यों से आए हुए राजकुमारों को टैंग डायनेस्टी के सामने अपनी ताकत को दिखाना होगा। लेकिन इस बात से असूले कहता है कि मुझे तो ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि मैं यहाँ पर केवल बातचीत करने के लिए आया हूँ। और फाइनली उन लोगों का जहाज डोंगलू में एंटर कर जाता है और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा।